दर्शकों नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक। राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह लाल कृष्ण आडवाणी की चर्चा हो रही है। आडवाणी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं बनाए जाने का कोई अन्याय बता रहा है तो कोई इसे अपमान करार दे रहा है। कुछ तो इसे गुरु शिष्य परंपरा से जोड़कर शिष्य का गुरु से विश्वासघात बता रहे हैं, तो कोई बोल रहा है कि जिस भाजपा को, जिस पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया, जो आज उसी पार्टी से दरकिनार किया जा रहा है। जिस व्यक्ति ने भाजपा को पाला पोषा बड़ा किया, यानी जो बच्चे थे आज बड़े होकर अपने ही बाप को भूल रहे हैं। जिस प्रकार से पिता अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, उनको एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाते हैं, उसी प्रकार से लाल कृष्ण आडवाणी ने किया। लेकिन एक पिता रूपी आदमी को पार्टी ने किनारे रख दिया। वही यदि देश के राजनीतिक इतिहास पर नजर डाले तो यह साफ हो जाएगा कि आडवाणी के साथ कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ। पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के राजनीति का यह बर्ताव अहम रहा, बल्कि कई दलों के बुजुर्ग नेताओं की तुलना में आडवाणी सबसे भाग्यशाली भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि आडवाणी को पिछले 50 साल से पार्टी ने लगातार सम्मान दिया है। शिवसेना के बाला साहेब ठाकरे को अपवाद के रूप में भी जाना जा सकता है, क्योंकि किसी भी नेता को इतने लंबे समय तक इतना सम्मान नहीं मिला, जिससे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि यह सम्मान आडवाणी जी को उपहार में नहीं मिला, बल्कि उनके बेहतरीन राजनीतिक अवदान के समान रूप में ही मिला है। वही दूसरे उदाहरण ले सकते हैं सीताराम केसरी से हुई धक्का मुक्की का। आपको याद होगा कि सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी के साथ कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने कांग्रेस कार्यालय में धक्का मुक्की की थी। उनके कपड़े भी फाड़ दिए थे और सीताराम केसरी को बाथरूम में छिपना पड़ा था। काशीराम के साथ अंत में जो हुआ वह सुखद नहीं कहा जा सकता। जिस जॉर्ज फर्नांडिस की मदद से नीतीश कुमार सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे, आज उस जॉर्ज फर्नांडिस की स्थिति क्या हुई ये आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से क्या चल रहा है और उनके जन्मदिन पर क्या हुआ। पर उनके पूर्व अनुयायियों में से किसी ने उन्हें याद भी नहीं किया। मुलायम सिंह का पिछले कुछ महीनों में क्या हाल हुआ है यह किसी से छिपा भी नहीं है। बीजेपी को यहां तक पहुंचाने में बेशक आडवाणी का योगदान है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के भरोसे पार्टी यहां तक नहीं पहुंचती, यह कहना भी गलत नहीं होगा। आडवाणी ने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, जिसके साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पार्टी ने भी उन्हें बहुत कुछ दिया भी है। पार्टी अध्यक्ष के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी को एनडीए सरकार के ज़्यादा अधिकार उन्हीं के पास थे और एक निर्णय उनकी सहमति से ही होता था। 2009 के चुनाव में भी उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन उनके नेतृत्व में पार्टी को बहुमत नहीं मिला। यह कहना तर्कसंगत नहीं है कि मोदी ने आडवाणी के साथ गलत किया, जबकि गुजरात दंगों के बाद भी उन्हीं के कारण मोदी मुख्यमंत्री बने रह सके थे। लेकिन इतने वर्षों की इन दोनों की नेताओं की राजनीति में केवल यही एक प्रसंग नहीं हुआ। रथ यात्रा में मोदी की भी अहम भूमिका थी, क्योंकि आडवाणी ने जो सोमनाथ की यात्रा किए थे तो उसमें मोदी की अहम भूमिका बताई जा रही है, क्योंकि आडवाणी पिछले कई वर्षों से गांधीनगर से सांसद हैं। आडवाणी की गैर मौजूदगी चुनाव अभियान और प्रचार में मोदी की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। आडवाणी ने राजनीतिक रूप से खुद को कमजोर करने की राह खुद ही चुनी, चाहे वह जिन्ना की मजार पर जाने का मामला हो या फिर सोनिया पर आरोप लगाने के बाद माफी मांगने का मामला हो। 2013 में आडवाणी ने मोदी की उम्मीदवारी का खुलकर विरोध किया। उनके करीबियों ने बयानबाजी भी की, राह में रोड़े अटकाई। इसके बाद भी गुरु शिष्य परंपरा का हवाला देना हास्यास्पद भी लगता है। लिहाजा आडवाणी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे भारतीय राजनीति में अप्रत्याशित कहा जाएगा। ना ही कोई परंपरा टूटी है और अंत में जनसंघ के नेता रहे बालराज मधोक की कहानी भी बहुत से लोगों के जहन में होगी। कहा जाता है कि उन्हें राजनीतिक रूप में तलवार यानी ताकतवर नेताओं को किनारे करने के पीछे भी लाल कृष्ण आडवाणी का ही हाथ था। आडवाणी के राजनीति के बारे में कुछ बातें आप जानते हैं कि आडवाणी के जीवनी और उसके बाद राजनीति में क्या उतार चढ़ाव हुआ। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय राजनीति के एक प्रमुख पार्टी बनाने और इतनी बड़ी पार्टी बनाने में उनका योगदान सर्वोपरि कहा जा सकता है। आडवाणी कई बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
जनवरी 2008 में राष्ट्रीय लोकतंत्र गठबंधन यानी एनडीए ने लोकसभा चुनावों को आडवाणी के नेतृत्व में लड़ने तथा जीत होने पर प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा भी की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के जिन नामों को आगे बढ़ाने और पूरी पार्टी को खड़ा करने तथा राष्ट्रीय स्तर पर लाने का श्रेय यदि किसी को जाएगा तो सबसे पहले नाम जो आएगा वो होगा लाल कृष्ण आडवाणी का। आपको ये जानना जरूरी होगा कि लाल कृष्ण आडवाणी कभी पार्टी के कर्णधार कहे गए तो कभी लौह पुरुष के नाम से पुकारे गए तो कभी पार्टी का असली चेहरा बनकर सामने आए। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पार्टी में आज तक के इतिहास का अहम अध्याय है लाल कृष्ण आडवाणी। 8 नवंबर 1927 को कराची में, जो आज के समय में पाकिस्तान में है, वहीं लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम केडी आडवाणी था, माता का नाम ज्ञानी आडवाणी। वहीं विभाजन के बाद आडवाणी भारत आए और 25 फरवरी 1965 को कमला आडवाणी को अपनी अर्धांगिनी बनाया। यानी लाल कृष्ण आडवाणी आज के समय में 2 बच्चों के बाप भी हैं। लाल कृष्ण आडवाणी की शिक्षा की बात की जाए तो शुरुआती शिक्षा लाहौर से हुई, लेकिन इसके बाद भारत आकर उन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से लॉ एजुकेशन किया। आज आडवाणी भारतीय राजनीति में एक बड़ा नाम है, या कह सकते हैं कि गांधी के बाद वो दूसरे जननायक हैं जिन्होंने हिंदू आंदोलन का नेतृत्व किया और पहली बार बीजेपी की सरकार बनाई। इसके बाद हम जानते हैं आडवाणी के कैरियर और राजनीतिक जीवन के बारे में। तो लाल कृष्ण आडवाणी अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की थी। मॉडल हाई स्कूल कराची में वे अंग्रेजी, गणित, इतिहास और विज्ञान जैसे विषय पर पढ़ाया करते थे। उनके राजनीतिक सफ़र की शुरुआत तब हुई जब वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस के सचिव पद के रूप में चुने गए। कुछ सालों बाद उन्हें भारतीय जनसंघ का सदस्य भी चुना गया। विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाने के बाद उन्हें आखिरकार अध्यक्ष पद पर नियुक्ति मिल ही गई। इसी दौरान जनसंघ अन्य राजनीतिक पार्टियों के करीब आया और इसी दौरान में जनता पार्टी का निर्माण हुआ था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आपातकालीन शासन की अलोकप्रियता ने जनता पार्टी के सत्ता में आने के रास्ते खोल दिए थे। इसके बाद इस सरकार में भी आडवाणी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय सौंपा गया था, लेकिन आंतरिक कलह और एकजुटता के अभाव के कारण जनता पार्टी लंबे समय तक नहीं चल पाई। इसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में थे। इसके बाद आडवाणी राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व भी किया। 1986 में आडवाणी को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और इसी समय आडवाणी ने आक्रामक हिंदू नीति को अपनाकर बीजेपी को नई दिशा और नई उम्मीद जगाई। इसके बाद बीजेपी धीरे धीरे लोगों के बीच जगह बनाने में कामयाब हुई और 1989 के चुनावों में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन भी किया, जिसमें से 89 सीटों पर कब्जा किया और नेशनल फ्रंट को सरकार बनाने के लिए बाहर से समर्थन दिया। आडवाणी के जीवन में चुनौती भी आई या चहेता भी बने, क्योंकि आडवाणी 4 बार राज्यसभा के और 5 बार लोकसभा के सदस्य रहे। आज के समय में जो गुजरात के गांधीनगर संसदीय क्षेत्र के लोकसभा के सांसद भी लाल कृष्ण आडवाणी हैं। लेकिन यदि बात की जाए कि आडवाणी ने अभी तक के राजनीतिक जीवन में सत्ता का सर्वोच्च पद कौन सा संभाला, तो वहां एनडीए शासनकाल के दौरान उप प्रधानमंत्री का कहा जा सकता है। लाल कृष्ण आडवाणी वर्ष 1999 में एनडीए की सरकार बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री बने और फिर इसी शासनकाल में उन्हें 29 जून 2002 को उप प्रधानमंत्री पद का दायित्व दिया गया। आडवाणी भारतीय संसद में एक अच्छे सांसद के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। वहीं इसके लिए वो सराहे भी जाए हैं और साथ में पुरस्कृत भी किए गए हैं। इसके बाद हम जानते हैं आडवाणी के जीवन में किया गया कुछ ऐसा कार्य जिसको यादगार रहा, कह सकते हैं कि वो हमेशा यादगार रहेगा। यानी भारतीय जनसंघ जो आडवाणी के जीवन में और उनके कार्यकाल में अहम भूमिका अदा किया है। 1970 में वह राज्यसभा के सदस्य बने और 1989 तक इस पद पर बने रहे। 1973 में उन्हें भारतीय जनसंघ को अध्यक्ष चुना गया और 1977 तक उन्होंने पार्टी का संचालन किया। प्रसारण मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में उन्होंने प्रेस सेंसरशिप समाप्त की और प्रेस विरोध कानूनों को निरस्त किया और मीडिया की स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए सुधारों की शुरुआत भी की।
साथ उन्होंने संसद में प्रसार भारती विधेयक प्रस्तुत किया, जिसमें दूरदर्शन और रेडियो को स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रावधान था। भारतीय जनता पार्टी का गठन हमें समझना होगा। ये समय उस समय है जब मोरारजी देसाई सरकार का पतन हो रहा था। ठीक उसी समय भारतीय जनसंघ का विभाजन भी हो रहा था। उसके बाद जब विभाजन हो गया तो आडवाणी तथा अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भारतीय जनसंघ के लोगों ने 1980 में एक राजनीतिक पार्टी, जिसको नाम दिया गया भारतीय जनता पार्टी। वैसे देखा जाए तो शुरुआती दौर में भारतीय जनता पार्टी को नाम मात्र का ही समर्थन मिला था, क्योंकि इसका नतीजा 1984 में संसदीय चुनावों में देखने को मिला, जब पार्टी को लोकसभा की सिर्फ 2 ही सीटें मिल पाई। इसके बाद पार्टी को लोकप्रिय बनाने तथा जनता पार्टी की कार्यक्रम की अवगत कराने के लिए आडवाणी ने 1990 के दशक में देश के हर राज्यों में और हर हिस्सों में कई रथ यात्राएं की, जिसको राजनीतिक अभियान भी कह सकते हैं। इसमें पहली यात्रा हिंदुओं के पूजे जाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर केंद्रित थी। इस रथ यात्रा में देश की सारी पार्टी झुलस गई और देश को एक ऐसी पार्टी मिली जिस पर लोग भरोसा कर सकते थे। 1996 में पहली बार बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की सरकार बनने के बाद आडवाणी देश के गृह मंत्री बने गए, लेकिन प्रधानमंत्री वाजपेयी की यह सरकार महज 13 दिन ही चल पाई थी। इसके बाद 1998-99 में दोबारा एनडीए की सरकार बनी और आडवाणी को फिर से गृह मंत्री बनाया गया और बाद में उन्हें उप प्रधानमंत्री पद का भी दायित्व दिया गया। बीजेपी में यह अटल आडवाणी का दौर था। हालांकि गृह मंत्री के तौर पर आडवाणी का कार्यकाल मुश्किल भरा ही था। उन्हें बाहरी आतंकी हमलों के साथ साथ ढेरों आंतरिक उपद्रव भी जूझना पड़ा था और एनडीए ने 1999 से 2004 तक अपना कार्यकाल पूर्ण किया था। वहीं यदि बात किया जाए कि 2004 की, तो बीजेपी समेत एनडीए अपनी जीत के प्रति आश्वासन या आश्वस्त नजर आ रहा था। आडवाणी ने पार्टी की ओर से आक्रामक प्रचार अभियान चलाया और यहां तक कि दावा किया कि कांग्रेस को 100 सीटों भी नहीं मिल पाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। बीजेपी की हार हुई और उसे एक बार फिर विपक्ष में बैठने को मजबूर होना पड़ा। हार के बाद बीजेपी के पुरोधा अटल बिहारी वाजपेयी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास भी ले लिया। इसी के साथ आडवाणी के हाथों में बीजेपी की कमान आ गई और आडवाणी लोकसभा के विपक्ष में नेता रहे। उन्हें पार्टी के अंदर से ही कई बगावत का सामना भी करना पड़ा। उनके 2 करीबी यानी उमा भारती और मदन लाल खुराना और लंबे वक्त से प्रतिद्वंदी रहे मुरली मनोहर जोशी ने खुलकर उनके खिलाफ बयानबाजी भी किया। और यदि बात किया जाए 2005 की, तो आडवाणी उस वक्त बीजेपी के कई टॉप नेताओं के निशाने पर आए जब उन्होंने अपनी चर्चित पाकिस्तान यात्रा के दौरान कराची में मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर जिन्ना को सेकुलर नेता बताया, तो आरएसएस को भी यह नागवार गुजरा, यानी दबाव इतना बढ़ा कि आडवाणी को बीजेपी अध्यक्ष पद भी छोड़ना पड़ा। हालांकि कुछ दिनों बाद उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया। दिसंबर में मुंबई में बीजेपी के रजत जयंती समारोह में आरएसएस प्रमुख के.एस. सुदर्शन ने कहा कि आडवाणी और वाजपेयी को अब नए नेताओं को हक देना चाहिए और उनको रास्ता छोड़ देना चाहिए। इससे आडवाणी के आरएसएस के रिश्तों में और भी ज़्यादा खटास आ गई। और यदि बात करें कि 2007 की, तो बीजेपी संसदीय बोर्ड ने औपचारिक तौर पर ऐलान किया कि अगले आम चुनाव में लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। और 2009 में आम चुनाव में बीजेपी ने आडवाणी के नेतृत्व में ही लड़ा और आडवाणी को पीएम इन वेटिंग कहा गया। लेकिन एक बार फिर बाजी कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए ने ही मार दी। और 2013 का जब समय आया तो नरेंद्र मोदी को बीजेपी की चुनाव प्रसार समिति का अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज होकर आडवाणी ने 10 जून को पार्टी के सभी अहम पदों से इस्तीफा भी दिया। लेकिन आडवाणी ने कहा कि बीजेपी अब वैसी आदर्शवादी पार्टी नहीं रही जिसकी बुनियाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं ने तैयार की थी। पार्टी ने हालांकि उनका इस्तीफा अस्वीकार कर दिया और आडवाणी ने भी पार्टी की बात मानकर अपना फैसला वापस ले लिया।
इस महीने बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को औपचारिक तौर पर अपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। साथ ही नाराज आडवाणी संसदीय बोर्ड की मीटिंग में भी नहीं पहुंचे और पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर अपनी व्यथा व्यक्त की। वही यदि हम बात करें कि पीएम ना बनने का दुख भी आडवाणी को सताता है, यानी लाल कृष्ण आडवाणी के प्रधानमंत्री बनने की हसरत कभी किसी से छिपी भी नहीं रही। उन्होंने इस बात से कभी इंकार नहीं किया कि 2014 के चुनाव में अपनी दावेदारी को वापस ले रहे हैं। इसके अलावा जेडीयू और दूसरे सहयोगी दल भी उनके पक्ष में रहे। इन सब के बीच उनको नज़रअंदाज कर मोदी ने जिस तेजी से इस पद के लिए लॉबी की, आडवाणी की उनकी नाराजगी बढ़ती गई। नहीं मिला एहसान की कीमत, यानी कह सकते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी को एहसानों की कीमत नहीं मिली। लाल कृष्ण आडवाणी ने मोदी को जरूरत के वक्त लाइफलाइन दी, लेकिन उन्हें इस बात का अफसोस रहा कि उन्हें मोदी के समर्थन की जरूरत जब पड़ी तो उन्होंने दिया नहीं, वह चुपचाप रहे। चाहे वो जिन्ना के मजार के प्रकरण की बात हो या आडवाणी अलग थलग पूरे में मोदी दिखने लगे, एक भी शब्द मोदी के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा। वही मोदी जब आरएसएस की नज़दीकी और आडवाणी के साथ से कोई एक विकल्प चुनने का मौका आया तो मोदी ने आरएसएस का साथ चुना, यानी वो आडवाणी से दूर नजर आए और उन्होंने आरएसएस का दामन पकड़ा। दर्शकों, ये था आडवाणी के जीवन के कुछ उतार चढ़ाव। इन सब के बाद आडवाणी के लिए राष्ट्रपति उम्मीदवार का अंतिम आस थी, लेकिन वो भी टूट गई और एक बार फिर आडवाणी को दरकिनार कर दिया गया। यानी अब साफ तौर पर कह सकते हैं कि आडवाणी का समय बिल्कुल ही समाप्त हो गया। नमस्कार दर्शकों।